सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ में अब मकान बनाने के बाद भी पार्किंग न बनाना महंगा पड़ेगा। 5000 वर्ग फुट या इससे ज्यादा जमीन पर बने मकान में पार्किंग नहीं होने पर एक कार के लिए 50,000, 2 कार के लिए 1 लाख और 3 से ज्यादा कार होने पर 2 लाख रुपए एक मुश्त शुल्क लिया जाएगा। भूपेश कैबिनेट की बैठक ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि नगर निगम और उसके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में 30% की जगह 10% की छूट में बढ़ोतरी करते हुए 40% किए जाने का फैसला लिया गया है। इस क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर 4 से 5% किए जाने का भी फैसला लिया गया है। ये छूट और बढ़ोतरी 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को दूसरी संतान बेटी होने पर मां को 5,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। वहीं ओबीसी नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे, जो भू प्रीमियम दर के 10% दर और 1% भू भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में धान उपार्जन के लिए बड़ी मात्रा में जूट बैग की जरूरत को देखते हुए सरकार 100 करोड़ के ऊपर के जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देगी। ई रिक्शा और इससे जुड़े रोजगार को बढ़ावा देने 10 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल और लिथियम आयन बैटरी क्षेत्र के लिए भी विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। बस्तर और सरगुजा संभाग के जिला और संभाग स्तरीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर भर्ती में संभाग के मात्र स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। ये आदेश 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा। शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की जाएगी। 32 किस्म के वनोपज को परिवहन पास की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही खुद को स्वामित्व के बांस की सभी किस्मों को भी अब प्रदेश के सभी जिलों में परिवहन लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। जो औद्योगिक नीति 2019 से 2024 तक है, इसमें भूखंडों का आवंटन किया जाता है। पहले SC/ST के लिए प्रावधान रखे गए थे, अब इसमें पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई हो तो उसमें जितना स्पेस एक कार रखने के लिए होता है, तो उतने स्पेस का एक कार के लिए 50,000 और 2 कार के लिए 1 लाख और उससे अधिक के लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान इसमें रखा गया है। रजिस्ट्री में 30% तक का छूट देने का प्रावधान था, उसको 31 मार्च तक के लिए 40% तक छूट देने का प्रावधान किया गया है। यदि दूसरे बच्चे के उसमें बालिका का जन्म होता है तो उसको 5,000 रुपया एक मुश्त देने का निर्णय। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर अहम बैठक की, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, जिला और शहर अध्यक्ष, मोर्चा और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में PCC चीफ मोहन मरकाम, सचिव चंदन यादव, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। बैठक में कार्यक्रम को लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 3 तारीख को राहुल गांधी दौरे पर आ रहे हैं। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। राहुल गांधी अपने 1 दिवसीय दौरे में राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा वो नया रायपुर में बनने वाले सेवाग्राम और अमर जवान ज्योति का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी युवा मितान क्लब के लोगों, भूमि श्रमिक किसान, तेंदुपत्ता संग्राहकों और गांधीवादी विचारकों के साथ लंच करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी दोपहर 12:10 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक शामिल होंगे। 3 तारीख को हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है और उसी संदर्भ में मोहन मरकाम जी की अध्यक्षता में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी बैठक हुई। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राहुल गांधी के आगमन के दौरान राजधानी में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने और वीआईपी और आम वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट मैप तैयार किया है। इसके मुताबिक बलौदा बाजार, महासमुंद, सरायपाली, बसना, धमतरी, गरियाबंद की ओर से आने वाले वाहन चालक NH53,
NH30 होकर रिंग रोड नंबर 1 से टाटीबंद चौक से महोबा बाजार चौक होते हुए यूनिवर्सिटी गेट के सामने निर्धारित पार्किंग स्थल, बस डिपो और यूनिवर्सिटी गेट से होते हुए NCC ग्राउंड पार्किंग स्थल पर अपना वाहन पार्क करके पैदल कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश करेंगे। वहीं दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली की ओर से आने वाले वाहन NH53, NH30 से होकर टाटीबंद चौक से महोबा बाजार होते हुए यूनिवर्सिटी गेट के सामने पार्किंग स्थल, बस डिपो और यूनिवर्सिटी गेट के भीतर वाहन पार्क कर पैदल कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर सकेंगे। पूरे कार्यक्रम में यातायात सुगमता के लिए 350 अधिकारियों और जवानों को तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद जिले के गुरूर पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी के श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हिरवानी के शोक संतप्त परिजन को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और क्षेत्रीय विधायक संगीता सिन्हा भी मौजूद रहीं। सीएम भूपेश ने इस मौके पर अर्जुन हिरवानी को सच्चा समाज सेवक बताया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय हिरवानी का पूरा जीवन समाज को समर्पित रहा। बहुत जल्दी वो हम सब से बिछड़कर अलग हो गए, तो इसका दुख हम सबको है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसकी आत्मा को शांति मिले और पूरे परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। रायपुर में कबीर पंथ के संत प्रकाश मुनि नाम साहिब के निवास और आश्रम में बिल्डर के अवैध निर्माण करने के मामले में आज पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। बीजेपी नेताओं ने यहां नगर निगम अधिकारियों से निर्माण की जानकारी ली, जिसके बाद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि खुद निगम के अनुसार कॉम्प्लेक्स के तीनों ओर 15-15 फीट अवैध निर्माण किया गया। निगम ने मार्किंग तो कर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं की। वही मामले में महापौर एजाज ढेबर ने ट्वीट किया है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। कबीर समाज के सबसे बड़े संत और मुनि प्रकाश नाम साहेब के घर पर भी कब्जा करने की कोशिश है। नगर निगम आंख बंद करके और सब चीजों को देख रहा है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस बात की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए कि किस नाम से किसका भवन कब नक्शा पास हुआ है, नगर निगम ने कब नोटिस दी है। राजीव गांधी आवास योजना के तहत सर्वे करने पहुंची नगर निगम की टीम के खिलाफ बिलासपुर के वार्ड 21 गुरु घासीदास नगर के रहवासियों ने जमकर नारेबाजी की और झुग्गी झोपड़ी सर्वे का विरोध किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। दरअसल वार्ड 21 के मिनीमाता बस्ती में बीते कई सालों से 300 से ज्यादा परिवार झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी की तर्ज पर शहर को झुग्गी मुक्त किया जाना है, जिसके तहत राजीव गांधी आवास योजना के तहत भवन निर्माण कर यहाँ के लोगों को बसाने की योजना है। लेकिन यहाँ के रहवासियों की मांग है कि उन्हें यथावत रहने दिया जाए और राजीव गांधी आवास योजना के तहत उन्हें पट्टा प्रदान किया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर मोहल्ले वासियों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ये जमीन सिर्फ खा रहे हैं, इन लोगों दलाली कर रहे हैं और गरीबों को हटा रहे हैं। किसी के पेट में लात मत मारो, किसी का छत मत छीनो। गरीब भीख मांगने वाले हैं, रोजी मजदूरी के लिए जाते हैं, कोई भीख मांगने जाते हैं, अपने घर में आते हैं। यहाँ के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग दे रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि भाई शांतिपूर्वक सब अपना सहयोग करें और उस पर हम आगे कार्रवाई। उनको मन में ये है कि यहाँ से हमको भगा दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको यहीं पर बना कर यहीं पर इनको दिया जाएगा। मिनी बस्ती में सर्वे जो हो रहा है उसमें कुछ लोगों का कहना है कि पार्षद भी आ जाए और पार्षद आके यहाँ बोल देगी कि यहाँ सर्वे होना और बाद में वो मकान आप लोगों को ही मिलेगा, ऐसा अगर बता देती है उसके बाद से हम सर्वे कर देंगे, ऐसा उनका कहना है। उस बात को लेकर विरोध कर रहे थे, तब इनके द्वारा पुलिस बल की मांग की गई है, जिसमें पुलिस बल यहाँ पे आया हुआ है। अंबिकापुर शहर के भट्टी रोड स्थित एक व्यवसायी ऋषि सिंह के घर आज सुबह जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज की टीम ने दबिश दी। इस दौरान टीम ने व्यवसायी के घर के अलावा अलग अलग ठिकानों में जांच की। कार्रवाई के दौरान जीएसटी विभाग के सेंट्रल टीम जीएसटी संबंधित दस्तावेजों की जांच की। बताया जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में ये कार्रवाई देर शाम तक चलती रही। फिलहाल कार्रवाई के संबंध में अधिकारियों ने मीडिया के समक्ष जानकारी साझा नहीं की, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीएसटी भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत के बाद ये दबिश दी गई है। जगदलपुर के भरांडा गांव में 23 जनवरी को पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए मन्नू नूरेटी को नक्सली मारने से पुलिस पलट गई। बता दें कि मुठभेड़ के बाद नूरेटी को पुलिस ने नक्सली बताया था और मौके से बंदूक बरामद करने की बात कही थी, लेकिन परिवार लगातार इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है।
अब जांच के बाद पुलिस ने नूरेटी को नक्सली मारने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि युवक ने दोस्तों ने बताया कि मन्नू अपने साथियों के साथ देसी बंदूक लेकर शिकार पर गया हुआ था। उसी दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ में धोखे से युवक की मौत हो गई। मामले में बीजेपी ने भी पूर्व विधायक केदार कश्यप की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की है, लेकिन जांच से पहले ही पुलिस मुकर गई। आपको ये भी बता दें कि नूरेटी का भाई डीआरजी का जवान है और नूरेटी ने भी डीआरजी में भर्ती के लिए आवेदन कर रखा था। किसी नक्सल संगठन के शामिल होने का भी पुराना कोई घटना इस टाइप का जो रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहा है। अभी तक जांच पड़ताल में ये शिकार करने के लिए जो अन्य साथी लोगों के साथ जंगल जाने की परिस्थिति पाई जा रहा है, परिवार के लिए जो भी आर्थिक राहत मिल सकता है और अन्य किसी प्रकार का उनका न्याय हो सकता है, उसी दिशा में अपन काम कर रहे हैं। SCCL से स्पंज आयरन उद्योगों को कोयले की आपूर्ति बंद हो जाने से रायगढ़ जिले के लगभग 20 स्टील उद्योग संकट में हैं। राज्य सरकार से 2 दिन पहले हुए चर्चा के बाद शासन ने कोयले की आपूर्ति नहीं करने का लिखित आदेश तो वापस ले लिया, लेकिन कोल आपूर्ति को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बरकरार है। दरअसल SCCL ने नॉन पावर सेक्टर के लिए कोयले की आपूर्ति 3 दिन पहले अचानक बंद कर दी, जिसके बाद स्पंज आयरन एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई थी। साथ ही राज्य सरकार से चर्चा भी हुई है। चर्चा के बाद शासन ने नोटिस तो वापस ले लिया है, लेकिन कोयले की आपूर्ति अब तक बहाल नहीं हुई है। अमूमन स्टील उद्योगों के पास 10 दिनों तक के लिए कोयले का बैकअप होता है, जो कि अब खत्म होने की कगार में है। ऐसे में उद्योग शटडाउन की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। इसी दौरान इंपोर्टेड कोल की कीमत भी बढ़ गई। इंपोर्टेड कोयले की कीमत 15 से 16 हजार रुपए प्रति टन तक जा पहुंची। ऐसे में स्टील इंडस्ट्रीज के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है। महंगे का हमको 7 से 8 लाख रुपए कोल हमको लगता है नॉन पावर सेक्टर को। अगर ये नहीं मिलेगा और सभी लोग अभी 8 से 10 दिन का स्टॉक मेंटेन करते हैं हम लोग, क्योंकि अवेलेबिलिटी रहती है, इससे ज़्यादा हम लोग लंबे स्टॉक नहीं कर पाते। अगर ये नहीं मिला 5-7 दिन के अंदर अगर क्लियर नहीं हुआ तो सारे उद्योगों में ताले बंद हो जाएंगे। और अब बात करते हैं देश के बजट की। आम बजट को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सब सोच रहे थे कि किसानों और मजदूरों को कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन इसमें कुछ भी प्रावधान नहीं है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि इसमें किसानों और ग्रामीणों के लिए कुछ खास नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बजट को गौरवशाली, वैभवशाली, समृद्धशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का समावेश है और इसमें अगले 25 साल के विकास का ब्लूप्रिंट रखा गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बजट में किसानों के विकास को कैसे दिशा दी जा सके, इसका प्रावधान रखा गया है। नल जल, घर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था। पुराने बजट में जितने भी विषय शामिल थे उसको भी पूरी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो ये दिशाहीन बजट है जिसमें न नौजवानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए है। एक दिशाहीन बजट। किसान के बारे में कुछ भी नहीं रखे गए हैं। अब एमएसपी की बात तो करते हैं, लेकिन उधर किसान संघ के तरफ से बार बार आपत्ति दर्ज कराए जाते हैं कि एमएसपी के खुलासा करो कि भाई एमएसपी के दर निर्धारित करो, जो भारत सरकार की तरफ से कोई निर्धारण नहीं हुए। बजट में से पहले किसानों की आय दुगनी करने, मजबूत अधोसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवकों के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के संकल्प को और मजबूती इस पे मिलेगी। समुचित रूप से देखें तो किसानों के गेहूं को खरीदी के लिए, धान के खरीदी के लिए और जो वहां पर व्यवस्था की गई है उसके साथ में राज्यों को ऋण देने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई है, 400 वंदे मातरम ट्रेन चलाने की बात की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2022-23 का वित्तीय बजट पेश किया। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के व्यापारियों में मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। ज्यादातर व्यापारियों ने आयकर के स्लैब में कोई बदलाव नहीं होने से नाराजगी जाहिर की। साथ ही जीएसटी के सरलीकरण सही तरीके से नहीं होने से कुछ व्यापारी नाराज भी हैं।
संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है और बजट में सभी विभागों को उसमें शामिल किया गया है। अलग अलग सेक्टर्स के लिए लेकर घोषणाएं की गई है। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, युवा उद्यमी हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, रिटायर्ड बैंक कर्मचारी, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी जी, आप हैं। क्या लगता है, बजट आपने देखा, क्या स्वरूप रहा बजट का? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और जो हमारी एक मांग थी कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में चार्जेस को लुप्त किया जाए। एक तरफ वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को बढ़ावे की बात करते हैं और दूसरी तरफ कैश निकासी में लिमिटेशन लगा रहे हैं, प्लस कैश के आपका ट्रांजैक्शन को लिमिटेड कर रहे हैं अमाउंट वाइज। निराशा है कुल मिलाकर बजट देखा जाए। जी। आप लोग कोई बड़ी उम्मीद थी बजट से, संक्षिप्त में जानना चाहूंगा क्या रहा बजट आपके हिसाब से? केंद्रीय बजट हिंदुस्तान के शासकीय सेवकों के लिए शून्य बटे सन्नाटा है। शासकीय सेवक इनकम टैक्स से बचने के उम्मीद में थे, इनकम टैक्स पर कोई छूट नहीं दिया गया। 2004 के बाद नियुक्त शासकीय सेवकों को पेंशन की सुविधा देने की बात थी, वो नहीं किया गया। आप क्या कहेंगे, बताइए। ये बजट बहुत ही निराशाजनक रहा है कर्मचारियों के लिए, या सीनियर सिटीजनों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। कुल मिलाकर जैसी उम्मीद की जा रही थी बजट की, खासकर इनकम टैक्स स्लैब को लेकर उसमें चेंजेस की उम्मीद थी, बड़ी उम्मीद थी हर वर्ग को, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आया है। कुल मिलाकर ये है कि तत्काल इस बजट से कोई राहत नहीं मिलती दिख रही, ऐसा लोगों को कहना है। हालांकि लॉन्ग टर्म में जो घोषणाएं की गई है उससे लोगों को ऐसा उम्मीद है कि शायद कुछ उससे राहत मिल सके। यहाँ कैमरामैन अनूप साहू के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। रायपुर के नवनिर्मित इंटरस्टेट बस टर्मिनल में पंडरी बस स्टैंड से विस्थापित किए गए गुमटी संचालकों को जगह देने के नाम पर जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि बंदरबाट कर रहे हैं। पंडरी बस स्टैंड को बंद करने के साथ ही वहां दशकों से व्यापार करने वाले 104 व्यापारियों को ISBT में शिफ्ट किया गया, लेकिन यहां व्यापार के लिए जगह देने में अधिकारी और निगम के जनप्रतिनिधि पक्षपात कर रहे हैं। यहाँ लॉटरी सिस्टम से जगह का आवंटन करने की बजाय रसूख और पहुंच के आधार पर व्यापारियों को अच्छी लोकेशन दी जा रही है। कमजोर और गरीब गुमटी संचालकों पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गुमटी संचालकों का कहना है कि उनकी बोहनी तक नहीं हो रही। नेताओं और अधिकारियों के करीबियों को बिना लॉटरी के सामने की जगह अलॉट कर दी गई है। पीड़ित दुकानदारों ने लॉटरी से दुकानों के आवंटन की मांग की है। वहीं अधिकारी ISBT प्रभारी से बात करके लॉटरी सिस्टम कराने की बात कह रहे हैं। आमने सामने में जिनकी दुकान को वो लोग फिक्स कर लिए अपनी मन मर्जी से, और हमारी दुकान लोग पीछे में है, हमारा बोहनी तक नहीं हो पाता है। अपनी रसूख के दम पे ये लोग दुकान को आगे कर ले रहे हैं। सर हम भी तो सर राजस्व देते हैं, हम कहाँ जाएंगे सर? हम भी पीछे रहना नहीं चाहते हैं। कि रोटरी सिस्टम हो जाए, सबको क्या पीछे ठेला मिल गया है। हम रोटरी सिस्टम में जिसको आगे मिलेगा वो भगवान की दुआ से चलेंगे। अपने मनमानी में लगा ले रहे हैं। हम लोगों का ठेला पीछे 1.5 महीना हो गया, कुछ पैसा आ रहा नहीं है, तब भी वहाँ जो 1800 रुपया हम पटा रहे हैं। लॉटरी होती तो अच्छी बात है, लॉटरी हो जाए उसमें हम सब सहमत हैं। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर भी अभी खाली शेड ये बना दिए हैं, उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ भी बिजली की व्यवस्था नहीं है, शेड वेड नहीं है, धूप बरसात में हम लोग कैसे करेंगे? हमको ये भी व्यवस्था चाहिए ताकि सबको प्राथमिकता मिले। जैसे कई लोग आगे हो गए, हम लोग पीछे हो गए, बिजनेस हमारा नहीं हो पा रहा है, तो आगे हो जाता तो ठीक रहता। ये लॉटरी सिस्टम जहाँ लगता। मेयर सर और सभी पार्षदों के जो रिकमेंडेशन के आधार पर भी कुछ लोगों को हमने वहां पर ठेला और लगाने की अनुमति प्रदान की हुई है। हमारे इस सर से उनको 2 ऑफर ये है कि एक जो है लॉटरी सिस्टम है और दूसरा ऑफर ये है कि यदि वो आपसी सहमति से उन नंबरों पर आपस में सेटल हो जाते हैं। भानुप्रतापपुर में दल्ली राजहरा से रावघाट तक 95 किलोमीटर रेल लाइन निर्माण कार्य चल रहा है, जो 6 चरणों में पूरा होना है। निर्माण कार्य के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण के लिए केवटी से अंतागढ़ तक 18 किलोमीटर नवनिर्मित रेल लाइन पर ट्रायल हो चुका है। ट्रायल सफल होने के बाद जल्द ही इस मार्ग पर ट्रेन संचालन होने की उम्मीद है। बता दें कि कोरोना के चलते रायपुर से दल्ली राजहरा से भानुप्रतापपुर होकर केवटी तक ट्रेन संचालन बंद था। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।